चलो देखो क्या दिए थे होमवर्क IUPAC नेम लिखने के लिए ना। चलो बोलो, पहला बोलो क्या है, पहला क्या दिए थे बोलो। Cu NH3 होल 4 ब्रैकेट में होगा ना ऐसे +2 चार्ज। चलो देखो इसका IUPAC नाम लिखते हैं ना। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होता है 0 ना, तो इसका 0 हो जाएगा। तो CuX मानोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका +2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लो। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है 4, क्योंकि मोनोडेंटेट लिगेंड है ना, तो 4 लिगेंड है तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम के लिए देखो ये कॉम्प्लेक्स का क्या है, एनायन है कटायन है, कटायन है ना। तो कटायन है तो इसका नाम कैसे लिखोगे, जो क्या बोलते हैं सिंपल ना, सेंट्रल मेटल में 8 नहीं लगाते ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड, और यहाँ जोड़ दो क्या आयन। ठीक है, हो गया। चलो दूसरा बोलो, दूसरा अरे कॉम्प्लेक्स बोलो, कॉम्प्लेक्स क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले होगा Fe C2O4 4 थ्राइस माइनस। चलो तो पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखेंगे इसका तो इसका x मानोगे, इसका -2 होता है, 3 2 -6, -6 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6, और प्लस इसमें 3 माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा +3। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो कितना 3 है, लेकिन ये बाइडेंटेट लिगेंड है ना, तो 3 2 6। IUPAC नाम ट्राई ऑक्जेलेटो फिरेट, आयरन नहीं फिरेट, क्यों माइनस चार्ज है, तो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैसा है एनायन, क्या हो जाएगा फिरेट थर्ड। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आयन, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा वैसे, क्योंकि इससे पता चल जाता है। ठीक, माइनस है प्लस है। चलो थर्ड बोलो, सही था, सही है। आयन बोल तो रहे हैं, चाहे लिखो या फिर ना लिखो, ठीक है, इससे पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो आयनिक रूप में है, वैसे इससे भी पता चल जाता है। ठीक है ना, कि आयनिक है कि नहीं है। चलो आगे के कोऑर्डिनेशन स्फीयर Fe, चलो Fe EDTA, ठीक, और कोऑर्डिनेशन क्लोज, इतना है बस। चलो देखो, हाँ चलो देखो, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है बोलो, ऑक्सीजन स्टेट कितना निकाले हो। इसका होता है +1, इसका होता है -4, तो -4 अगर इसमें +1 कैंसिल करोगे तो आ जाएगा -3, बन जाएगा क्या +3 बाद में ना, जब इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो +3 बन जाएगा, आएगा क्या +3। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बोलो 6। कैसे, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना, ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है,
ठीक है। खटदंती, खटदंती ना, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, चतुर्दंती, पंचदंती, खटदंती। तो एक EDTA 6 लोन पेयर अकेले देता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6। IPC नाम, तो इसी के नाम, पहले इसका नाम लिखोगे, पहले कटायन, तो हो जाएगा क्या पोटेशियम, उसके बाद इसका पूरा नाम लिख दो, क्या लिखते हो एथिलीन, एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। उसके बाद क्या है फिरेट की आयरन, क्या लिखें फिरेट, और उसके बाद रोमन लेटर में, रोमन अंक में क्या लिखोगे 30, ठीक है ना। समझ आई नहीं यार, सही था गलत था? कितने लोग सही था हाथ उठाओ, 2-3 लोगों का, बाकी लोगों गलत। चलो आगे बोलो, नेक्स्ट बोलो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है MO CW, अरे CN भाई, CN का होल 6। चलो और कुछ है इसके अंदर बाहर? माइनस कितना 4। चलो देखो, चलो देखो इधर, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो माइनस ये होगा 6 और ये कैंसिल होकर क्या बन जाता है +2, -6 उधर जाएगा +6, 6 में से क्या 4 निकालोगे कितना आएगा 2, तो आ जाएगा +2। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ 6, ये IPC नाम बताओ हेक्साएमीन, एमीन कहाँ यार, हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो C, मॉलिबिडनेट, मॉलिबिडनम है ना, क्या हो जाएगा मॉलिबिडनेट, मॉलिबिडनेट। और उसके बाद क्या लिखोगे सेकेंड आयन लिख सकते हो, लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी। कुछ लोग आयन लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते। चलो अगला बोलो। पैलेडियम क्या I2 ONO होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस, और अंदर बाहर कुछ नहीं। चलो देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, कितना, इसका -2, इसका -2, इस सबका 0, सब मिला के +4। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ ज़रा, 2, 2, 4, 2, 6, सब मोनोडेंटेट हैं, एक दंती लीक। टोटल कितने लीगेंड है 2, 2, 4, 2, 6, और सबके सब एक दंती हैं, तो 6 का 6 ही होगा ना, ठीक। IPC नाम, तो IPC नाम पहले लीगेंड का नाम लिखेंगे ना, इसमें पहले लीगेंड इसमें 3 टाइप के हैं, तो अल्फ़ाबेट पहले आएगा, तो लिखोगे डाइएक्वा, डाइएक्वा, कोई क्या आता है I आता है कि N आता है, IJKLMN, पहले I आता है, तो हो जाएगा डाई आयोडाइडो, डाई आयोडाइडो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O है ना, डाई नाइट्राइटो, डाई नाइट्राइटो O। पैलेडियम लिखें, पैलेडेट, पैलेडियम कितना 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और है, और बोलो। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर PT Cl2 En का होल ट्वाइस, बस। कोई चार्ज वार्ज है इस पे नहीं है?
चलो देखो आगे, ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो। ये तो 0 होता है, ये होता है -2, तो इस पर क्या आ जाएगा +2। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 दूनी 4, 4 2 6, क्योंकि मोनोडेंटेट है, कितना जाएगा 6। आईपीसी नाम पहले ABCDE, पहले क्या आता है C, तो क्या हो जाएगा डाई क्लोराइडो। उसके बाद बताओ डाई एथिलीन डाइमीन नहीं, क्योंकि एथिलीन डाइमीन पहले से डाई लगा हुआ है तो वहाँ 20 लिखते हैं। क्या लिखोगे 20 एथिलीन डाइमीन, 20 एथिलीन डाइमीन। उसके बाद प्लेटिनम के प्लेटिनेट, प्लेटिनम क्यों, क्योंकि यह एनायन कॉम्प्लेक्स नहीं है प्लेटिनम। उसके बाद रोमन में कितना आया था 2nd, ठीक हो गया। हो गया और है भी, चलो बोलो बोलो। चलो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या, CuCl En का होल ट्वाइस, बस इतना ही है। चलो तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आएगा, ये तो 0 होता है, -1 हो जाएगा +1। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका अगर निकालोगे तो जाएगा बाइडेंटेट 2 दूनी 4, 4 1 5। ये क्या है कॉपर। चलो आईपीसी नाम लिखो, तो ये लिगेंड पहले ABC पहले C आएगा, तो क्या हो जाएगा क्लोराइडो। उसके बाद 20 एथिलीन डाइमीन, एथिलीन डाइमीन। और उसके बाद क्यूपरेट कॉपर, कॉपर 2nd 1st। कोई चार्ज नहीं था ना इस पर। चलो आगे बोलो। K2 हाँ PT En का होल ट्वाइस, HCN बस। तो ये कैसे आ गया फिर, नहीं गलत है फिर, नहीं भाई +2 काट दो उसको, +2 नहीं होगा वो, मुझे लगता है +2 रहा होगा तो उसकी जगह ना मैं ये बोल दिया हूँ, ठीक है ना K2। अगर K2 है तो चार्ज पे नहीं होगा फिर, ठीक है, ये इतना नहीं। चलो देखो इसका नाम लिखते हैं। तो ऑक्सीजन स्टेट पहले निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये हो गया +2, इसको मान लो X 0, ये -2, तो -2 +2 ख़त्म, कितना आएगा 0। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, 2 2 4 4 2 6, एक मोनोडेंटेट है, एक बाइडेंटेट है, तो ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, 6 हो गया टोटल। चलो आईपीसी नाम पहले क्या लिखोगे पोटेशियम। चलो उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद चलो ये हाँ 20 एथिलीन डाइमीन। उसके बाद डाई थायोसाइनेटो, यस डाई थायोसाइनेटो, यस 2 होता है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड है ना ये, उभयदंती, उभयदंती मतलब SCN भी बनाता है NCS भी बनाता है, तो क्या हो जाएगा थायोसाइनेटो, यस। वह प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या लिखोगे, प्लेटिनम के प्लेटिनेट, प्लेटिनेट 0, ठीक है। और है, चलो अब लिख लोगे आईपीसी नाम, बोलो। 12th लेवल पर इससे ज़्यादा तो नहीं आता है, बस इतने ही पूछ जाते हैं, ठीक है। बाकी तो कंपाउंड और भी टाइप के होते हैं कुछ। चलो आगे लिखो। चलो इसके बाद क्या क्या चीज़ें हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर,
ऑक्सीडेशन नंबर IUPAC। अब लिखो अगली हेडिंग क्या लिखोगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लिखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी परमाणु संख्या। संख्या या क्रमांक चाहे जो लिखो, ठीक है, प्रभावी परमाणु संख्या। देखो पहले इसको ना समझ लो अच्छे से। प्रभावी परमाणु संख्या मतलब होता है, परमाणु संख्या जानते हो ना, परमाणु संख्या क्या होता है? चलो एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे चलो ये एग्जाम्पल है, मान लो K2FeCN(OL6), चलो 3 कर दे रहा हूँ, ये कंपाउंड है ना। सबकी परमाणु संख्या बताओ, एक प्रोटीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? हाँ क्या होता है बोलो? 19, ठीक है। इसका 26, इसका तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो रेडिकल है ना, ठीक है, ग्रुप ऑफ आयन है, तो इनमें तो अलग अलग कार्बन आइटम होता है। तो देखो जनरली क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें सारी चीज़ें हम किसके लिए पढ़ते हैं? सेंट्रल मेटल एटम के लिए, मेन यही होता है। इससे कोई लेना देना होता नहीं, इसको निकाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयनिक वाला पार्ट क्या होता है, वाटर में डालने पर डिजॉल्व करने पे अलग हो जाता है ना, बसता इतना, केवल हम इतने को स्टडी करते हैं मेनली, ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें रहती हैं उसको पढ़ते हैं। और इसमें जो है सेंट्रल एटम कौन है? ये है, तो मेन चीज़ ही होगा, ठीक है। जैसे पढ़ते आए हो ना, जो मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि वाटर, अमोनिया, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन बाकी जो चीज़ निकालते थे, किसके लिए निकालते थे? सेंट्रल एटम ना। जो पहले सेंटर में किसको रखते थे? जिसकी ऑक्सीजन संख्या ज़्यादा हो ना, साइज में क्या हो, बड़ा हो, संख्या में कम हो, उसको बीच में रखते थे ना, लुई बिंदु सूत्र बनाने के लिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो करते थे ना। हाइड्रोजन हमेशा किनारे रखते थे, ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन के पहले रहता था, यही होता था ना, ऐसे तो करते थे। तो वैसे ही मतलब वहाँ पे जो पढ़ते थे सारी चीज़ें किसके लिए? जो सेंटर में रहता था। यहाँ पे सेंटर में कौन है? सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, बोलते हैं इसको। तो सारी चीज़ इसके लिए पढ़ना है, तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा वो इसी के लिए होगा, बाकी किसी के लिए नहीं। अब इफेक्टिव मतलब क्या है? देखो इसका एटॉमिक नंबर अभी कितने बताए थे? इसका एटॉमिक नंबर कितना बताए थे? 26 ना। लेकिन ये तो Fe का होता है ना, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो Fe है उसका कितना है प्रेजेंट टाइम में? कितना है बोलो? नहीं यार, कितना होगा? चार्ज निकालना पड़ेगा ना, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालो, कितना आ जाएगा? +3 -6 आएगा +3। इसका मतलब ये हुआ कि जो Fe है उस पर +3 चार्ज भी तो है, क्योंकि अकेला Fe, अगर ऐसे अकेला Fe लिखा होता तब हम बोलते हैं 26, लेकिन इसके अंदर तो Fe नहीं है ना, इसके अंदर क्या है? Fe +3, मतलब आयनिक फॉर्म में है ना ये। तो आयनिक फॉर्म में अगर है तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकला भी होगा, तो इसका मतलब 26 में से 3 माइनस करो तो कितना मिलेगा? मतलब 23 इलेक्ट्रॉन Fe के पास। Fe के पास वैसे कितने होते हैं? 26, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe के पास अपने खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 23। लेकिन एक चीज़ और है, मिल भी तो रहा है Cn से, पता है एक लीगेंड कितना लोन पेयर देता है? एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताओ यहाँ 6 लीगेंड है, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे? 12। तो 12 इसमें और जोड़ दो, कितना मिलेगा? हाँ, ये है सही एटॉमिक नंबर। वैसे एटॉमिक नंबर इसका होता है 26, लेकिन जब आयन बना तो इसका घट के हो गया 23, और जैसे ही लीगेंड इसके साथ जुड़ गए तो इसके पास इस समय इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर देखें तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इतने इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रभावी हैं, मतलब सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। वैसे नॉर्मली होता कितना है? इतना, अकेला होता कहीं पर तो, और Fe +3 आयन होता तो कम हो चुका होता, इतने होते। लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर बात करें तो कितना काम कर रहा है एटॉमिक नंबर? वो 35। यही क्या है? प्रभावी परमाणु संख्या। समझ आई नहीं है? कर लोगे ना?
अगर ये समझ में आ गया फिर बाकी चीज़ें तो आराम से निकाल लोगे, चाहे फार्मूला याद हो चाहे कुछ नहीं। ठीक है, तो लिखो, चलो इसमें थोड़ा सा पहले लिख लो इसकी डिफिनीशन लिखो। देखो, किसी उपसह संयोजक यौगिक में किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन लिखो, केंद्रीय धातु आयन, परमाणु भी चलता है आयन भी चलता है, यहाँ पे आयन भी लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धातु आयन पर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान अवस्था में जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ठीक, वही क्या है प्रभावी परमाणु संख्या। वो कैसे निकालोगे, पहले देख लो कितना होता है, ठीक है, फिर उसमें से देखो कोई ऑक्सीकरण अवस्था तो नहीं है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकला है उसको निकाल दो, फिर देखो कितना लिगेंड्स मिल रहा है उसको जोड़ दो, तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा इसका प्रभावी परमाणु संख्या। समझ आई नहीं आया, बोलो। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, देखो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, EAN, ठीक है, इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, फार्मूला बताओ कैसे निकाले थे। सबसे पहले क्या लिए थे, पर क्या एटॉमिक नंबर, सेंट्रल मेटल एटम का ना, मतलब जेड, उसको जेड से लिखते हैं ना, बोलो, पढ़े हो ना पहला चैप्टर कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब चीज़ें पढ़े होगे। तो इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, उसमें से घटाए क्या, ये क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो माइनस क्या कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद उसमें कुछ जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, 12 क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर का डबल ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना जोड़े हैं, 12, तो यानी कि 2CN। समझ आया नहीं आया, ये लिख लो क्या नीचे फार्मूला, ठीक है। क्या हाँ, तो अरे यार देखो, दो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा ना, वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ही बदलता रहता है, ये भी तो बदलता रहेगा, बदलेगा सब यार, क्या नहीं बदलेगा। जेड है या फिर रहेगा जेड कुछ और रहेगा, कॉपर रहेगा कुछ और रहेगा, बदलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बदलेगा, कभी +2 कभी +3 कुछ भी होगा। 2 फिक्स रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6, तो 6 दूनी 12 कर दिए थे, ठीक है। और वैसे तो अभी इसको ना बोलते क्या है, प्रभावी परमाणु संख्या, ये किसी का रूल भी है, ठीक है ना, बुक में देखना पड़ेगा, किसी के रूल से जाना जाता है, किसी का नियम है ये, ठीक है, सगडेन का नियम है क्या, शायद पता नहीं किसका, देखना पड़ेगा बुक में, किसी का मतलब है कोई रूल है, चलो बाद में इसको बता देंगे। और एक चीज़ और, रूल के अलावा इसे एक रूल और बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल बोलते हैं। जैसे ना छोटी क्लास पढ़े होगे 9th 10th 11th में ना, क्या एक था अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल ना, उस रूल के हिसाब से सभी परमाणु चाहते हैं कि उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना। वैसे ही ये रूल क्या बोलता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम रहता है वो चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है ना, समझ आई नहीं है। तो इसको 80 इलेक्ट्रॉन्स रूल से भी निकाल सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 26 नहीं लिखना पड़ेगा, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो Fe के बाह्यतम कोश में कितना होता है बोलो, बाह्यतम कोश क्या, बाह्यतम के अलावा ना एक अंदर का भी लेना पड़ेगा,
26 होता है, तो 6 हो गए उसमें 2 S वाला ना, 8 होते हैं। ठीक है, समझ आई नहीं आया? तो 8 लेकिन एक चीज़ है देखो, वैसे स्टेबल नहीं है ये पूरी तरह, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ना फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 18 है, मतलब बायतम कोष में कितने हैं, 8 है ना, 8 में से 3 निकाल दिया उसने, कितने बचे, 5 में 12 जोड़ो 17 ही आ रहा है, कम है। देखो यहाँ 35, अगर ये 36 हो जाता तो 36 पता है क्या होती है, एक नोबल गैस होती है, कौन सी, आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन ना। देखो सारे एलिमेंट चाहते हैं ना कि अष्टक पूरा हो जाए तो नोबल गैस बन जाए ना, है कि नहीं? और नोबल गैस में पहले क्या होता है 2, फिर क्या होता है 10, फिर 18, उसके बाद 36 भी नोबल गैस ही है। इसीलिए मतलब डी ब्लॉक वाले चाहते हैं कि उनके आउटर सेल में 18 हो जाए। अगर 18 हो जाएगा तो नोबल गैस बन जाएंगे। चाहे उसके हिसाब से चलोगे तो यहाँ 18 आना चाहिए, अब इसके हिसाब देखें तो कितना आना चाहिए, 36। तो वैसे बना के दे दिए थे जनरली। अगर कभी मान लो ऐसे 2-3 कंपाउंड दे दें कि इसमें बताओ कौन ज़्यादा स्थायी है, कौन स्टेबल है, तो सबका निकाल लो, जिसका 36 आया वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका 36 नहीं होगा क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो किसी को नहीं आया फिर तो बता ही नहीं सकते, फिर तो कैसे बताओगे? फिर और चीज़ें हैं, और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन वो इंटर में नहीं आती हैं, वो सब BSc या उसके ऊपर जाओगे तो वहाँ पर होगी। ठीक है ना? स्टेबिलिटी निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना? वो तो पहला तरीका, सबसे मतलब छोटा स्टार्टिंग वाला जो 18, मतलब जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसी से निकालते हैं। जैसे मान लो भी कोई कंपाउंड दे देते हैं, कहते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कैसे निकालते थे, अष्टक से ना, जिसके बाद अगर 8 पूरा हो रहा है तो स्टेबल है ना, 8 नहीं पूरा और बोलते हो क्या अनस्टेबल, कम है वो, ये तो करते थे। वैसे यहाँ भी तो चलो इसको निकाल लोगे ना, बस करें। चलो इसमें ना लिख लो कुछ चीज़ें, होमवर्क लिख लो, कर लेना। और कितनी क्या चीज़ें निकाल के आओगे, 4 चीज़ें, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, IUPAC, और अभी जो पढ़े क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कर लोगे ना? चलो लिखो, पहला बोले कि लिख दें, चलो लिखो K2 HgI4, पहला KAuCN चलो ये 5 ही करना, ज़्यादा नहीं। ठीक है? और इसके लिए देखो, इसको करने के लिए क्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगी डी ब्लॉक की। ठीक है? तो उसको बताए थे, पढ़ाए भी थे, याद भी करवाए थे ना। डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है ना, 3D 4D 5D। उसे पता होना चाहिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर वाला जो लिखे थे चार्ट में। ठीक है ना? और कौन सा एलिमेंट किसके नीचे है। ठीक है ना? जो क्रोड में लिखते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रोड ना, जो क्रोड में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलो करके आना इसको।